द 15 मिनट शो, पढ़ाई होगी स्मार्ट तो सिलेक्शन होगा श्योर। जैसा कि आपको पता है द 15 मिनट शो में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे धीरे धीरे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ये टॉपिक, ये शो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहा है, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी एईडी हो, बिहार दरोगा या फिर बिहार शिक्षक भर्ती। इस सेशन से आपको सवाल जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर हम कवर कर रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। आज ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न जरूर आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत कम समय में 1 से 2 प्रश्न पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की शाखाएं। और रात में जो महासंग्राम घटना चक्र सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, यहां से भी प्रश्न होगा। घटना चक्र का पहला चैप्टर वही है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार रिवाइज करवा दिया जाए। चलिए देखिए, अगर बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी का मतलब चूंकि यहां पर हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ समझाते हैं और कहानी सुनाते हैं, आपके दिमाग में छप जाता है। देखिए, अगर बात करें बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की, बायो का मतलब ये 2 शब्द से मिलकर बना है। देख रहे होंगे बायोज और लोगोज, बायोज और लोगोज। बायोज का मतलब होता है मेरे भाई, एक मिनट, बायोस का मतलब होता है लाइफ और बायोस का मतलब लाइफ होता है और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं किसका? जीवन का। तो हम ये कह दे कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है, कोई गलत नहीं होगा। क्या आपने कहा? जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है, मतलब कि द साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अच्छा, ये जो बायोलॉजी शब्द है इसको किसने दिया? आखिर कौन ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो कि हम आज बायोलॉजी बायोलॉजी कर रहे हैं? तो इस शब्द को गढ़ा किसके द्वारा गया था? तो इस शब्द के बारे में सबसे पहले साल 1801-1802 में ट्रेविरेनस और लैमार्क ने इस शब्द के बारे में हमें बताया। बायोलॉजी, जो आज हम बायोलॉजी बोल रहे हैं, इस शब्द के बारे में ट्रेविरेनस और लैमार्क ने 1801-2 ईस्वी में बताया है। ट्रेविरेनस की एक पुस्तक है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इन केस आ जाता है तो इसकी पुस्तक है बायोलॉजी ऑर्डर फिलोसफी डेर लेबेंडर नेचर। ठीक है, इसके देश की भाषा में है। लेमार्क की पुस्तक है हाइड्रोजियोलॉजी। तो इन सब पुस्तक में इसका जिक्र देखने को मिला है। तो ये हमने देखा बायोलॉजी। अब अगर बात करें कि बायोलॉजी के मेजर ब्रांचेस कौन कौन से हैं, बायोलॉजी के मेजर ब्रांचेस कौन कौन से हैं, तो एक आपका जूलॉजी, इसको बांटा गया जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में। इससे पहले जूलॉजी, बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान और प्राणी विज्ञान में हम बांटते थे, लेकिन जब चीजें आगे बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, अध्ययन हुआ, रिसर्च हुआ, तो हमने देखा कि केवल जंतु या फिर पादप ही हमारे आसपास में ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो है हमारे बीच। समझ रहे हैं ना? उसको कहते हैं सूक्ष्म जीव, यानी माइक्रोब्स कहते हैं। तो उसका भी तो आपको पढ़ना होगा, उसके लाइफ को भी तो देखना होगा, क्योंकि वो एक सेल से मिलकर बना होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं, हमें दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हम यहां पर खड़े होकर के बोल रहे हैं तो हमारे चारों तरफ वो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, हम देख नहीं सकते लेकिन हैं। तो उसके साइंस को भी यहां पर ऐड किया गया है बायोलॉजी के एक ब्रांच में, माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां पर जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है? देखो, जूलॉजी की अगर बात करें तो जूलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, जून प्लस लोगोज। और ये जून का मतलब होता है मेरे भाई एनिमल। क्या होता है? जून का मतलब होता है एनिमल और लोगोज का मतलब फिर से वही स्टडी। तो बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो ये आपका क्या है? जूलॉजी है, जंतु विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है। जूलॉजी के फादर कौन? तो जूलॉजी के फादर हैं अरस्तु साहब। इसको कहा जाता है जूलॉजी के जनक। अरस्तु साहब को जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, रिसर्च रहा है। लगभग आज की बात नहीं है, बहुत साल, हजारों साल पहले की बात है कि अरस्तु साहब ने बहुत सारे जीवों पर, लगभग 500 प्रकार के जीवों पर इसने स्टडी करा और एक बुक अपने शिष्यों से लिखवाई थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया। आज मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, लिख के नहीं लाया था। हिस्टोरिया एनिमेलिया
तो ये जो हिस्टोरिया एनिमेलिया है, ये किसकी बुक है? तो ये लिखवाया गया था किनके द्वारा? अरस्तु भाई साहब के द्वारा। देखो मैंने कहा लिखवाया गया था, अरस्तु भाई साहब पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपने शिष्यों को अपना प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे और वो लिखते थे। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया लगभग 500 प्रकार के जीवों पर इन्होंने स्टडी करा और एक बुक लिखा था। इसी कंट्रीब्यूशन के कारण इन्हें बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, और ये कहे कि बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु साहब को कहा जाता है। अब आती है बात बॉटनी की। बॉटनी जो है एक शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है, बास्किन, एक शब्द है बास्किन, इससे आया है। और बास्किन का मतलब होता है मेरे भाई चरना। क्या होता है? चरना। और चरने का मतलब क्या? क्या प्लांट, प्लांट को चरा जाता है। किसको खाते हैं? प्लांट को चरा जाता है जानवरों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। तो ये इसके अंदर, बॉटनी के अंदर प्लांट्स की स्टडी करी जाती है। और इसके जनक कौन है? थियोफ्रस्टस साहब। अरस्तु का ही चेला था, अरस्तु का ही चेला था ये थियोफ्रस्टस। और इसने लगभग 500 प्रकार के, लगभग 500 प्रकार के प्लांट्स पर इन्होंने स्टडी करा। और फिर एक बुक इन्होंने लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। याद रख लेना मेरे भाई, हिस्टोरिया प्लांटेरम। एक मिनट, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो दो बुक है, याद रख लीजिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये किसने लिखा? थियोफ्रेस्टस ने लिखा। और थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है पादप विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सवाल दिए जाता हूं, 15 मिनट शो का है, ये एक कहे तो स्पेशलिटी भी है कि आपसे मैं सवाल करता हूं, क्विक रिवीजन है। आप बताना माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर कौन है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आप सभी को सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर कौन है आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है इसका। चलिए आगे देखते हैं कि देखो, अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीवों का अध्ययन। तो मतलब जीवों के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। हम जब जिसको पढ़ने जाते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं तो पता होनी चाहिए। देखो ऐसे तो सबको पता है। अगर बात करें कि अगर सजीवों की, जीवों का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसका ग्रोथ होता है, इसमें वृद्धि होता है, लगातार वृद्धि देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी एक एक्सेप्शन है, केवल वृद्धि को हम ये नहीं मान सकते कि ये जीवों का गुण है, ये सजीवों का गुण है, ये लिविंग थिंग्स का गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि आप जानते हैं जो सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स जो होते हैं, बालू का जो टीला होता है, बालू का जो टीला होता है वो भी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। चाहे वो नेचुरल फिनोमेनन के कारण ही क्यों ना बढ़े, लेकिन बढ़ रहा है। तो क्या वो सजीव है? नहीं, वो सजीव नहीं है। तो केवल ग्रोथ को देखते हुए, केवल वृद्धि देख करके हम ये नहीं कहेंगे कि ये सजीवों का मतलब सजीव इसके कारण होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट गुण है, लेकिन बालू, उसको अगर केवल देख देंगे तो हम कहेंगे बालू भी सजीव है, नहीं है ना, बालू का जो टीला होता है रेगिस्तान में। चलो अगला, सजीवों का इंपॉर्टेंट गुण है कि ये प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अपने ही समान संतान की उत्पत्ति प्रजनन के अंदर आती है। अपने वंश की वृद्धि के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? रिप्रोडक्शन किया जाता है जीवों के द्वारा। ये तो सब कोई जानता है। दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सब कुछ डिटेल में देखेंगे जब चैप्टर्स बायोलॉजी के अलग अलग इसी तरह से 15 मिनट्स में हम कवर करेंगे कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम क्या है, सब कुछ, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, 15 मिनट्स में ही सब कुछ आपको रिवीजन करवाएंगे और उसके बाद डिटेल में भी चलेगा। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि हम लोग अगर यहां पर हम खड़े होकर के आपको पढ़ा पा रहे हैं या फिर आप बैठ करके अपने रूम में पढ़ पा रहे हैं, उसका मतलब कि आपका बॉडी एक्टिव है। बॉडी एक्टिव होने का मतलब है कि आपने भोजन भी करा होगा, भोजन करने के बाद आप क्या बोलते हैं कि वो भोजन पचा भी होगा, आपने सांस भी लिया है, आपने रेस्पिरेशन भी किया है, तो आपको एनर्जी मिला है। तो ये जो एनर्जी मिल रहा है या फिर जो भोजन पच रहा है, तो इस प्रक्रिया में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होता है और फिर जाकर के वो क्या होता है? निष्कासित हो जाता है, एक्सक्रेट हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं और ये मेटाबॉलिज्म भी एक जीवों का गुण है। आपको पता है
सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर इंट्रोडक्शन है तो इसको देखो। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, हमने क्या कहा था कि जीव, कोई भी जीव है दुनिया में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पर, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, वो सेल से मिलकर बना है, उसका एक कोशिकीय संगठन होता है। बिना कोशिका के कोई नहीं होता है मेरे भाई। कोशिका मिलकर के ऊतक बनाता है, ऊतक मिलकर के ऑर्गन बनाता है यानी कि अंग बनाता है, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर के, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक जीव का पूरा बॉडी बनता है। तो कौन हो गया जो प्राइमरी यूनिट है जीव का, जीवन का, संरचना का, कार्य करने का, वो कौन है? कोशिका है। तो कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कंससनेस, चेतना, हमारे अंदर अपना एक चेतना है। ये बात तो आपको पता है ना कि हम लोग, हमारे अंदर एक अपनी चेतना है, हम कंसस है पूरी तरह से कि हमें यहां पर क्या करना है, नहीं करना है, आपके सामने आकर, ये तो कंससनेस है माइंड का, तभी तो हम कर पा रहे हैं। तो ये जीवों का एक गुण है। अगला है समस्थापन। तो ये सब कुछ, मतलब हम किस तरह से कहां रहना है, नहीं रहना है, ये भी हमें पता है। अगला, मूवमेंट, हमारे अंदर गति होती है। अनुकूलन, हम अनुकूल हो जाते हैं कहीं भी रहने के लिए। जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, वैसे वैसे ठंड बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर लाइन की ओर आओगे, वहां पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, तो यहां गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर नीचे जाओगे तो ठंड। तो हर जगह जीव है कि नहीं? हर जगह आपको ह्यूमंस मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे। तो मतलब क्या है कि लोग अधिक से अधिक, जितना ज्यादा ठंड में भी रह ले रहा है, गर्मी में भी रह ले रहा है, किसी भी तरह के सिचुएशन में रह ले रहा है, इसका मतलब कि जीवों के पास अनुकूलन की एक क्षमता होती है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, एक्सक्रेशन, मतलब जब भी मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में आपको तो पता ही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जीवन की काल की बात करें तो लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? कोई भी जीव जन्म लेगा, फिर उसके बाद वो उसमें डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, वो बढ़ेगा, यौवन अवस्था में आएगा, किशोरावस्था में आएगा, प्रौढ़ावस्था में आएगा, ओल्ड एज होगा, और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जीवन काल सारे के सारे जीवों में चलता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर होगा। चलो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। आप लोग ये बताना कमेंट बॉक्स में कि बोर्ड पर कुछ अच्छे से क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक है, ये बता देना कमेंट बॉक्स में। मुझे लग रहा है शायद कुछ थोड़ा सा हेजी टाइप का दिख रहा है, तो एक बार आप लोग बता देना, उस तरह का हम देखेंगे। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो एपीज का मतलब होता है बीज, हनी बीज। कल्चर का मतलब होता है संस्करण करना, प्रसंस्करण करना, उसको पालना पोसना, उसको कल्चर करना। तो एपीकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं। सेरीकल्चर के अंदर क्या करते हैं? रेशम कीट का पालन करते हैं। यहां पर देख रहे होंगे, सेरीकल्चर के अंदर रेशम कीट का पालन करते हैं। ओलेरीकल्चर के अंदर सब्जियों की खेती करी जाती है। हॉर्टिकल्चर के अंदर बागवानी, माली वाला काम किया जाता है। ठीक है, विटीकल्चर के अंदर अंगूर की खेती करी जाती है। पीसी कल्चर के अंदर मछलियों का पालन किया जाता है। वर्मी कल्चर के अंदर केचुए का पालन किया जाता है। और एक आपका फ्लोरी कल्चर है, इसमें फूलों की खेती करी जाती है। इतना आप लोग को पता होगा। आप देखिए, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, पीसी कल्चर, वर्मी कल्चर और फ्लोरी कल्चर। आगे देखो, अब यहां पर कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजी में क्या होता है मेरे भाई? कार्डियोलॉजी के अंदर हार्ट जो भी रेस्पॉन्स करता है, हार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होता है, तो उसको कार्डियोलॉजी के अंदर हार्ट का स्टडी करा जाता है, हृदय का स्टडी करा जाता है कार्डियोलॉजी के अंदर। याद रखिएगा, हिमेटोलॉजी के अंदर क्या करा जाता है? तो ब्लड का स्टडी करा जाता है। ठीक है, हिमेटोलॉजी के अंदर ब्लड का स्टडी करा जाता है। हिपैटोलॉजी के अंदर लीवर का स्टडी करा जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंदर हड्डियों का स्टडी करा जाता है। नेफ्रोलॉजी या फिर इसी को रीनोलॉजी कहते हैं, इसके अंदर किडनी के बारे में बात करी जाती है। न्यूरोलॉजी के अंदर मस्तिष्क के बारे में बात करी जाती है। मायोलॉजी के अंदर मसल्स के बारे में बात करी जाती है, मांसपेशियों के बारे में बात करी जाती है। कॉन्ड्रियोलॉजी के अंदर कार्टिलेज के बारे में बात करी जाती है। डर्मेटोलॉजी के अंदर स्किन के बारे में बात करा जाता है, चमड़े के बारे में बात करा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं राइनोलॉजी। इसमें नोज के बारे में बात करी जाती है, नाक के बारे में। ओडोंटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करा जाता है? तो दांतों का अध्ययन करा जाता है। ग्लोसोलॉजी के अंदर जीव का अध्ययन करा जाता है। पल्मोनोलॉजी के अंदर पल्मोनरी मतलब लंग्स का अध्ययन करा जाता है। ओटोलॉजी के अंदर कान का अध्ययन करा जाता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर आंखों का स्टडी करा जाता है।
आगे आप देखो कुछ स्टडीज हैं जैसे कि जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी के अंदर क्या करा जाता है, वृद्ध अवस्था का अध्ययन करा जाता है। अगर बात करें ऑन्कोलॉजी के अंदर कैंसर की स्टडी करी जाती है। इकोलॉजी के अंदर अपने चारों तरफ पारिस्थितिकी का अध्ययन करा जाता है। हिस्टोलॉजी टिश्यूज का अध्ययन करा जाता है। सोरोलॉजी के अंदर लिजार्ड्स जैसे छिपकली वगैरह है, इसका अध्ययन सोरोलॉजी के अंदर करते हैं। साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का अध्ययन करा जाता है। पेडोलॉजी के अंदर मृदा का मिट्टी का अध्ययन करा जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंदर रेप्टाइल्स का अध्ययन करा जाता है, आपको पता होगा सरीसृपों का अध्ययन करा जाता है। माइकोलॉजी के अंदर फंगस यानी कवकों का स्टडी करा जाता है। अर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन करा जाता है। ओफियोलॉजी या फिर इसी को सर्पेटोलॉजी कहते हैं, इसके अंदर सर्पों का अध्ययन करा जाता है। फाइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं मेरे भाई, फाइकोलॉजी के अंदर हम करते हैं यहां पर माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं जिसे कि एल्गी कहते हैं, ठीक है। पोमोलॉजी के अंदर फलों की अध्ययन करा जाता है। मिर्मिकोलॉजी के अंदर एंट्स का अध्ययन करा जाता है, चींटियों का। एरेक्नोलॉजी के अंदर स्पाइडर का अध्ययन करा जाता है, मकड़ी का। चाइरेप्टोलॉजी के अंदर आप जानते हैं चील, ये सब का अध्ययन करा जाता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट्स का अध्ययन करा जाता है, कीड़ों का, कीटों का अध्ययन करा जाता है। तो ये सब कुछ यहां से इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। हमने देखा एपीकल्चर मधुमक्खी अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, हमने देखा ओलेरीकल्चर के अंदर सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी, विटिकल्चर अंगूर की खेती, पीसीकल्चर मछली पालन, वर्मीकल्चर आपका वर्मीकल्चर के अंदर केचुए का पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों के बारे में बात करता है। कार्डियोलॉजी हृदय के बारे में बात करता है। नेफ्रोलॉजी या फिर रेनोलॉजी के बारे में बात करें तो किडनी का अध्ययन करा जाता है। हिमेटोलॉजी ब्लड के बारे में बात करता है। हिपेटोलॉजी लीवर के बारे में। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के बारे में बात करता है। कॉन्ड्रियोलॉजी कार्टिलेज के बारे में बात करता है। मायोलॉजी मसल्स के बारे में बात करता है, मांसपेशियों के बारे में। न्यूरोलॉजी ब्रेन के बारे में बात करता है। उसके बाद डर्मेटोलॉजी स्किन के बारे में बात करता है। राइनोलॉजी नाक के बारे में बात करता है। ओडोंटोलॉजी दांत के बारे में बात करता है। ग्लोसोलॉजी टंग के बारे में बात करता है। पल्मोनोलॉजी लंग्स के बारे में बात करता है। ओटोलॉजी ईयर्स के बारे में मतलब कानों के बारे में बात करता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करता है। ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों के बारे में बात करता है। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था ओल्ड एज का अध्ययन करता है। ओन्कोलॉजी के अंदर कैंसर की स्टडी करी जाती है। इकोलॉजी के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र। हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यूज का अध्ययन करा जाता है। ओफियोलॉजी या फिर सर्पेंटोलॉजी के अंदर सर्पों का अध्ययन करा जाता है। साइटोलॉजी के अंदर कोशिकाओं का अध्ययन। पेडोलॉजी के अंदर मृदा का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी के अंदर रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों का अध्ययन। अर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन। माइकोलॉजी के अंदर फंगस यानी कि कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल का अध्ययन यानी एल्गी का अध्ययन। एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट्स का अध्ययन। पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन। मिर्मिकोलॉजी के अंदर एंट्स यानी चींटी का अध्ययन। एरेक्नोलॉजी के अंदर स्पाइडर मकड़ी का अध्ययन। ये सब आपने देख लिया। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी एईडी हो, बीएसएससी सीजीएल टीआरई 4 या फिर दरोगा, तो केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक ऐसा आपको प्रैक्टिस करना होगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक ऐसा प्रैक्टिस हो जाए कि हम पक्का हो जाए, वो टॉपिक वो चैप्टर हमारा पूरा पक्का हो जाए, रिवीजन हो जाए और बार बार आप उसे देख करके सब कुछ आपका पक्का हो जाएगा। तो इसी के लिए महासंग्राम घटना चक्र सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है। आज से स्टार्ट हो रहा है रात के 10 बजे। आप लोग के कहने पर उसे रात के 10 बजे रखा गया है। तो आराम से दिन भर आपको पढ़ना है और रात को आकर के जो भी मैं करवाऊं आपको रिवाइज कर लेना है। एक दिन मैं साइंस करूंगा, एक दिन मैं जीके करूंगा यानी हिस्ट्री करूंगा। अभी हिस्ट्री और बायोलॉजी हमारा होमवर्क में चल रहा है तो हम उसी को कर रहे हैं। और जैसे जैसे यहां से टॉपिक रिवाइज होते जाएगा आपको लगने लगेगा कि हां अब मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। ये पहला दिन है तो सब कोई को इस सेशन में ज्वाइन होना ही होना है, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग सीरियस हो अपने एक सीट को लेकर के, ठीक है। आगे देखो, अगर बात करें कि ये जो होमवर्क सीरीज है इसे आप लोग कर रहे हो या फिर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये 10 बजे रात को हम करते थे, 10 बजे रात को आता था इसका वीडियो, लेकिन अब 10 बजे रात को महासंग्राम घटना चक्र सीरीज आएगा तो या तो 9 बजे डाला जाएगा या रात के 12 बजे। तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि कब उसको डाला जाए, या तो 9 बजे रात को या रात के 12 बजे डाल दिया जाए, आप उसे देख लेना, ठीक है। चलो, तो इतना ही था आज ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, 15 मिनट्स हो, आपको पसंद आ रहा है तो इसे लोगों तक फैलाओ, शेयर करो। अपने परीक्षा हॉल 24/7 के आपका परिवार है, आपको शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना मेरे भाई। तो आपको क्या होगा, यहाँ के वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, इस कंटेंट की क्वालिटी में दम आपको लगता है तो इसके अपडेट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। आप इसे
सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।